तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मॉड्यूल 3.3। इसमें हम लोग घूर्णन यांत्रिकी यानी कि रोटेशनल मैकेनिक्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने गति के प्रकार पढ़ाते समय बताया था कि हर तरह की गति में अलग अलग तरह का फिज़िक्स काम करता है। तो जो रेखीय गति थी उसमें जो वेग, चाल, त्वरण, बल है वो कॉन्सेप्ट्स घूर्णन गति में कार्य नहीं करती। क्योंकि इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक वस्तु है, यहाँ इसकी एक्सिस है और यहाँ इस एक्सिस पर इस एक्सिस के अराउंड ये घूम रही है। तो मान लीजिए कि इसमें ये 30 डिग्री से घूम जाती है। 30 डिग्री से घूम जाती है तो ये जो वस्तु है बहुत सारे कणों से बनी है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 3 कणों पे कंसीडर करते हैं। तो जब ये वस्तु 30 डिग्री घूमती है तो ये वाला जो कण है वो यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला कण यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला कण यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर कण में विस्थापन अलग अलग है। जो कण एक्सिस के नज़दीक है उसमें कम विस्थापन है, जो कण एक्सिस से ज़्यादा दूर है उसमें विस्थापन ज़्यादा है। और चूंकि विस्थापन अलग अलग है, सेम ही टाइम पे अलग अलग विस्थापन है, इसलिए इन सभी का जब ये वस्तु घूम रही होगी तब इन सभी का वेग भी अलग अलग हो। तो अगर हम लोग विस्थापन को एक लाइन से ना दिखा करके एंगल से दिखाएं तो देखिए इसका भी विस्थापन 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, क्योंकि ये तीनों सेम ही एंगल से डिस्प्लेस हो। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो रेखा वाला कॉन्सेप्ट है वो घूर्णन गति में फेल हो जाता है, क्योंकि एक ही वस्तु के लाखों कण एक साथ अलग अलग विस्थापन दर्शाएंगे। हर एक का विस्थापन अलग होगा, हर एक का वेग अलग होगा। तो जब हम लोग बहुत सारे कणों से बनी एक वस्तु की गति कंसिडर करेंगे तो उसको अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब वो घूर्णन गति करेगी। तो इसलिए हम लोगों को घूर्णन के लिए एक अलग मैकेनिक्स डेवलप करना पड़ता है। तो विद दिस नोट आई एम स्टार्टिंग विद माई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एक 10 kg द्रव्यमान की एक बॉल 2 मीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चाहे गति घूर्णन हो चाहे परिक्रमण हो, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम मैकेनिक्स यूज होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु घूर्णन भी कर रही होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ इसका एक्सिस है और उसके अराउंड ये घूम रही है, तो इसके जो कण हैं वो कैसी गति करेंगे? परिक्रमण गति करेंगे। तो एक घूर्णन कर रही वस्तु के जो कण पार्टिकल्स होते हैं वो परिक्रमण कर रहे होते हैं उस वस्तु की एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उसके लिए मुझे बताना होगा कि जड़त्व आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसको है। देखिए, रेखीय गति में द्रव्यमान का रोल क्या होता है? द्रव्यमान जो है वो वस्तु के जड़त्व को बढ़ाता है। मतलब जो वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसको गतिशील करना उतना ही मुश्किल होगा, और अगर गतिशील है तो उसको रोकना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन जब वस्तु घूर्णन कर रही होती है या परिक्रमण कर रही होती है तो उसका ये जड़त्व का गुण सिर्फ और सिर्फ उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये जड़त्व का गुण उस वस्तु की घूर्णन कर रही या परिक्रमण कर रही वस्तु की उसके एक्सिस से दूरी पर भी निर्भर करता है। तो एक भौतिक राशि होती है जड़त्व आघूर्ण। तो गोल गोल घूम रही वस्तु का जड़त्व का जो गुण है, अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण है, वो द्रव्यमान पे न निर्भर करके जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। और जड़त्व आघूर्ण कहते किसको हैं? मान लीजिए ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, राइट, और ये अपने एक्सिस से r दूरी पर है। कहने का मतलब r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्ष में ये घूम रही है, राइट। तो इसका जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया जाता है I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr², जहाँ पर m इसका द्रव्यमान है और r जो है इसकी अक्ष से एक्सिस से दूरी है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? m द्रव्यमान है तो kg और r जो है वो मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और ये एक अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान एक अदिश राशि है वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण भी एक अदिश राशि है। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान 10 kg है और इस जो त्रिज्या है वृत्ताकार पथ की वो 2 मीटर है, तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा द्रव्यमान 10 इंटू त्रिज्या 2 का स्क्वायर, तो 10 4 40 kg मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिस बॉल के बारे में बताया गया है वो अगर केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाए तो कोणीय विस्थापन क्या होगा? तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि जब वस्तु घूर्णन गति कर रही हो तो कोई पार्टिकल, कोई कण केंद्र पर या फिर अक्ष पर जितना कोण बनाता है उसको ही हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं। क्योंकि एक वस्तु जो घूम रही है उसके सारे कणों के लिए कोणीय विस्थापन सेम होता है। वस्तु 30 डिग्री से घूमी तो उसके सारे कण 30 डिग्री से ही घूमेंगे, जबकि रेखीय विस्थापन हर एक कण के लिए अलग अलग होगा। इसलिए एक साथ सभी को स्टडी करना, सभी पार्टिकल्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है।
तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। कोई किसी घूर्णन या फिर परिक्रमण करती वस्तु द्वारा उसके केंद्र या फिर एक्सिस पर बनाया गया कोण ही उसका कोणीय विस्थापन होता है, जो कि यहाँ पर 30 डिग्री हुआ है। आपको करना बस ये है कि इसको रेडियन में बदल लेना है। रेडियन में बदलने के लिए करते क्या है कि उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 30 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। तो यहाँ पर इसका कोणीय विस्थापन हो जाएगा पाई बाई 6। 30 डिग्री भी हो सकता था, लेकिन ये ऐसा ही मात्रक नहीं है, कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। तो यहाँ पर आपको डाउट होगा कि ये जो पाई है वो क्या है। तो जो आप ज्योमेट्री में मेंसुरेशन में पाई यूज़ करते हैं वो वही पाई है, 22/7 या फिर 3.14 इसका लगभग में मान होता है। तो दिस इज़ नथिंग डिफरेंट, ये वही वाला पाई है। नेक्स्ट इज यदि जिस बॉल के बारे में बात की जा रही थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में, ये वही बॉल है। यदि बॉल को 30 डिग्री का एंगल बनाने में 0.1 सेकंड का समय लगे तो इसका कोणीय वेग क्या होगा। तो रेखीय विस्थापन में आपको याद होगा कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या फिर 1 सेकंड में वस्तु जितना विस्थापन करती है उसको ही वेग कहते हैं। तो यहाँ पर 0.1 सेकंड में कितना कोणीय विस्थापन हो रहा है, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, कितने सेकंड में, 0.1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना विस्थापन हो रहा है, आप विस्थापन को जो कि 0.1 सेकंड में हुआ है उसको टाइम से 0.1 से भाग दे दीजिए। तो कोणीय विस्थापन बटे लगा समय क्या हो जाएगा, कोणीय वेग हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 0.1 ऊपर जाएगा तो 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 पाई बाई 6 हो जाएगा, काट करके 5 पाई बाई 3 रेडियन प्रति सेकंड होगा। तो इकाई समय में तय किए गए कोणीय विस्थापन को कोणीय वेग कहते हैं, और कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन और बटे लगा समय, थीटा बाई टी इज इक्वल टू कोणीय वेग। कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग दोनों ही सदिश राशि होती हैं, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई वस्तु जो है इस प्रकार से एक वृत्तीय पथ में घूम रही है, तो अगर आपसे इसका कोई दिशा पूछे तो आप कैसे बताएंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे तो इसका डायरेक्शन अलग अलग है ना। तो मैंने कहा कि कोणीय विस्थापन या फिर कोणीय वेग सदिश राशि है, तो फिर इसकी दिशा है किधर। तो ये जो है अलग तरह की सदिश हैं। अभी तक आपने जो विस्थापन, वेग, त्वरण आदि पढ़ा वे ध्रुवीय सदिश हैं, इंग्लिश में पोलर वेक्टर कहते हैं। ये एक रेखा के अनुदिश होती हैं, ठीक है। लेकिन कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण ये सब जो होती हैं उनको घूर्णन सदिश कहते हैं, इंग्लिश में एक्सियल वेक्टर, AXIAL, एक्सियल वेक्टर। इनका डायरेक्शन किधर होता है, अगर वस्तु देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता है, और क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है। या फिर राइट हैंड थंब रूल, अगर आप जो वस्तु है वो मूव कर रही है आपके फिंगर्स के डायरेक्शन में, तो आपका जो थंब है, अंगूठा है, वो कोणीय विस्थापन का दिशा दर्शाएगा। या फिर वेग की बात करें तो वस्तु इधर की दिशा में इस तरह से चल रही है, तो फिंगर्स को इधर मोड़िए, तो आपके अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वो कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताएगा। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी वस्तु इधर की तरफ घूम रही है ऐसे, तो कोणीय वेग का डायरेक्शन क्या होगा, उंगलियों को इधर मोड़िए, अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर वस्तु का कोणीय वेग बोलिए या कोणीय विस्थापन है वो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये सदिश राशि होती हैं, और सदिश में भी घूर्णन सदिश होती हैं। तो कोणीय वेग के साथ में एक और भौतिक राशि की बात करना चाहूँगा, वो है कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह रेखीय गति में रेखीय संवेग या फिर जिसको आप सिंपली संवेग पढ़े थे, संवेग इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुने वेग, उसी तरह से कोणीय संवेग होता है कोणीय वेग ओमेगा इंटू द्रव्यमान का जगह यहाँ ले लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई। तो इसका SI मात्रक क्या होगा, तो इसके SI मात्रक में ही कन्फ्यूज़न होता है। बहुत लोग सोचते हैं ओमेगा का रेडियन प्रति सेकंड हुआ और आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जड़त्व आघूर्ण का kg मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर रेडियन प्रति सेकंड कुछ ऐसा होगा। जबकि इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि ओमेगा, आपने क्लास 9 में फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू ओमेगा आर, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहाँ V क्या है, रेखीय चाल है, राइट। तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर, और I कितना था, I था mr स्क्वायर, तो एक R कैंसिल हो जाता है और बच जाता है mvr। ये किसका एक्सप्रेशन आया,
कोणीय संवेग का आया, इसको जनरली एल से डिनोट किया जाता है। कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, जो कि किसके बराबर होता है, एम वी आर। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम द्रव्यमान के लिए केजी, वी के लिए मीटर प्रति सेकंड, और ये आर त्रिज्या है उसके लिए भी मीटर ही होगा। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, केजी मीटर 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 स्क्वायर प्रति सेकंड। तो कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो उसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि घूर्णन गति में द्रव्यमान को जड़त्व आघूर्ण रिप्लेस कर देता है, विस्थापन को कोणीय विस्थापन, वेग को कोणीय वेग, संवेग को कोणीय संवेग रिप्लेस कर देता है। उसी प्रकार कोणीय त्वरण रिप्लेस कर देता है त्वरण को। इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, या 1 सेकंड में होने वाले कोणीय वेग के परिवर्तन को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कि एक पंखा 2 सेकंड में 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड का कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पाई कौन सा है, वही 22.7 या फिर 3.14 जो आप जानते हैं वही पाई है। तो 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड का कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है। इसका कोणीय त्वरण क्या है, तो कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय त्वरण बराबर होता है कोणीय वेग में परिवर्तन बटा लगा समय। तो जब पंखा रुका हुआ था तो उसका कोणीय वेग कितना था, 0। फिर 2 सेकंड बाद उसका कोणीय वेग हो गया 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड। डिफरेंस कितना का आया, तो W2 माइनस W1 बाई टी। तो बाद में पंखे का वेग हो गया 10 पाई रेडियन प्रति सेकंड। शुरू में कितना था, पंखा रुका हुआ था तो 0, और इतना होने में टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 पाई बाई 2 यानी कि 5 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा यूनिट में, तो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोणीय त्वरण हो जाएगा 5 पाई रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो है बल आघूर्ण। तो जैसा कि आपने देखा कि रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों का मैकेनिक्स अलग अलग होता है। तो रेखीय गति में जो काम बल करता है, घूर्णन गति में वो कार्य बल आघूर्ण करता है। बल आघूर्ण को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि ये एक छड़ है, यहाँ इस छड़ का एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये घूमती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके एक्सिस से r दूरी पर इधर से थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए इस छड़ के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए F बल लगाया जाता है, ठीक है। तो इस F बल लगाने से क्या होगा कि ये छड़ घूमेगी। इसको आप अगर आपने कभी हैंडपंप यूज़ किया तो इसको हैंडपंप का हैंडल समझ सकते हैं। यहाँ से ऐसे हैंडल है और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ धक्का देंगे तो क्या होगा, हैंडल ऊपर जाएगी, फिर नीचे उल्टी दिशा से बल लगाएंगे तो हैंडल नीचे आएगी, राइट। तो 30 डिग्री थीटा कोण बनाते हुए आप F बल लगाते हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं, डिनोट करते हैं टाउ से। तो बल आघूर्ण को डिफाइन किया जाता है टाउ इज इक्वल टू R F साइन थीटा। आप वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर A एक वेक्टर हो, B एक वेक्टर हो और उनके बीच का जो एंगल हो, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वो थीटा है, तो AB साइन थीटा को हम लोग कहते हैं A क्रॉस B। तो यहाँ पर देखिए ये जो R है वो क्या है, जिस बिंदु पे हम बल लगा रहे हैं उस बिंदु की अक्ष से दूरी है। तो यहाँ पर इसको वेक्टर कंसीडर किया जाता है, इस दूरी को वेक्टर माना जाता है, सदिश राशि माना जाता है, और बल तो सदिश है ही, ठीक है। तो ये एक सदिश, ये दूसरा सदिश, दोनों के बीच का कोण थीटा है। तो यहाँ पर आर एफ साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी यानी आर क्रॉस एफ। तो अभी आपको शायद समझने में दिक्कत हो रही हो, जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आर एफ साइन थीटा को ही बल आघूर्ण कहते हैं। जितना ज़्यादा बल आघूर्ण होगा उतना ही ज़्यादा कोणीय त्वरण उत्पन्न होगा। इसको आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। फॉर एग्जांपल जब आप एक नट को खोलते हैं तो हाथ से नट को खोलना बहुत मुश्किल होता है, जबकि रेंच से बहुत आसानी से खुल जाता है। क्यों? क्योंकि नट को खोलने के लिए आपको उसमें घूर्णन गति करवानी है। तो जब आप रेंच लगा देते हैं तो बल कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर, और उससे जो उत्पन्न बल आघूर्ण है वो कितना हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा। तो जब आप बल यहाँ लगा रहे हैं तो आर क्या है, एक्सिस यहाँ पर है, एक्सिस से दूरी को ही आर कहते हैं।
तो जब आप बल दूरी पे लगा रहे हैं तो ये r क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। देखिए ये दूरी बढ़ जा रही है, तो r का मान बढ़ जा रहा है और r के मान के बढ़ने से ये बल आघूर्ण का मान, टॉर्क का मान बढ़ जा रहा है। तो बेसिकली आप लंबा रेंज लेते हैं तो उससे टॉर्क यानी बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। और बल आघूर्ण का काम क्या है, जो काम बल का है वही घूर्णन गति में बल आघूर्ण का है। आपने कभी पार्क में सी सॉ देखा होगा, तो दो दोस्त हैं, एक काफ़ी ज़्यादा भारी है और एक दोस्त वेट में हल्का है। तो दोनों सी सॉ में बैठेंगे तो एक ज़्यादा भारी होगा और एक हल्का होगा, तो ये जो भारी वाला होगा वो डोमिनेट करेगा, है ना। तो इसको मेकअप करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये अगर थोड़ा सा आगे बैठ जाए, ये जो भारी है व्यक्ति है वो थोड़ा आगे बैठ जाए तो मेकअप हो जाएगा। कैसे, आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, अपने से कुछ किसी हल्के बच्चे को ले जाएं और आप देखेंगे कि जब आप आगे बैठेंगे तो जो सीसॉ है वो बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सीसॉ है वो घूर्णन गति कर रहा है, यहाँ पर उसका एक्सिस से घूर्णन गति कर रहा है और आपका जो भार है वो इस पर बल आघूर्ण लगा रहा है, राइट। तो आपके द्वारा लगाया गया बल आघूर्ण कितना होगा, आपका भार ही बल है तो आपका भार F, या इसको भार है तो वेट W लिखते हैं, और इंटू R साइन थीटा। तो ये R क्या है, अक्ष से दूरी है। तो जब आप सीसॉ के नज़दीक बैठेंगे तो क्या होगा, R का मान कम हो जाएगा और R के मान के कम होने से आपका जो बल आघूर्ण है वो कम हो जाएगा। जबकि जो हल्का व्यक्ति है जिसका भार कम है, W कम है, वो दूर बैठेगा, लेकिन दूर बैठने से R का मान बढ़ जाएगा, तो R के मान बढ़ने से उसका बल आघूर्ण थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आप थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे तो मेकअप हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशंस है जहाँ पर आप बल आघूर्ण को प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं कि हाँ, बल आघूर्ण R पर भी डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा आप दूर होंगे उतना ज़्यादा बल आघूर्ण ज़्यादा लगेगा। अगर आपने हैंडपंप को यूज़ किया होगा तो देखा होगा कि हैंडपंप के हैंडल को आप जितनी दूर पकड़िएगा हैंडपंप उतनी आसानी से चलेगा, और जितना आप नज़दीक पकड़ेंगे, जैसे ये हैंडपंप का हैंडल है, तो अगर आप यहाँ से पकड़ के चलाएंगे तो काफ़ी हार्ड लगेगा, क्योंकि आप बल तो ज़्यादा लगाएंगे लेकिन उस बल से जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे R कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक छड़ के दोनों सिरों में विपरीत दिशा में समान बल लगाने से उत्पन्न होता है त्वरण, कोणीय संवेग, बल युग्म, ऊष्मा। तो क्या है कि आप एक छड़ लीजिए और उसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर बराबर बल लगाइए, लेकिन एक इस दिशा में और एक उसके विपरीत दिशा में। तो ऐसे लगाइएगा तो छड़ क्या होगा, घूमने लगेगी, ठीक है, रोटेशन करने लगेगी। तो आप देखेंगे कि रोटेशन करिए, इसका मतलब क्या है, इसमें एक बल आघूर्ण क्रिएट हो जा रहा है। तो जब एक छड़ के दो सिरों में विपरीत दिशा से समान बल लगाए जाते हैं तो वो घूमना शुरू कर देती है, उसमें एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। इसको कहते हैं बल युग्म। बल युग्म इंग्लिश में बोलते हैं कपल। तो कपल क्या होता है, एक छड़ पे दो सिरों में विपरीत दिशा से लगने वाले समान बल, इससे कपल उत्पन्न होता है। आप कपल क्या है, बल युग्म क्या है, वो बिल्कुल बल आघूर्ण जैसा है, ठीक है। बल आघूर्ण में क्या होता है कि एक ही साइड से बल लगाते हैं, और कपल में क्या है, दोनों साइड से बल लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है समान भौतिक राशि, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मान लीजिए एक रड है जिसकी लंबाई L है, आप उसके दोनों सिरों पर विपरीत दिशा से F बल लगाते हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं से F बल लगाते हैं, तो उससे जो इसमें कपल उत्पन्न होगा, बल युग्म उत्पन्न होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो कितना हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू L, इसकी लंबाई और इंटू जो बल आप लगा रहे हैं F इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, जितने कोण से आप बल लगा रहे हैं। अगर आप 30 डिग्री से के कोण से बल लगा रहे हैं, 30 डिग्री के कोण से बल लगा रहे हैं, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L क्रॉस F, क्योंकि LF साइन थीटा हो गया L क्रॉस F। तो घूर्णन गति में आपके लिए इतना पढ़ना काफ़ी है, हालांकि और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप पॉलिटेक्निक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतना पढ़ना आपके लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं असाइनमेंट में।